Hello everyone. So today we are going to talk about chapter 20 of class 11th biology, that is locomotion and movement. तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को कैसे समझें? अब जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, हम अपने हाथ को ऊपर नीचे या दाएं बाएं कैसे भी मूव करते हैं, तो वो क्या हुई? मूवमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट। हमारे जैसे अभी हमारा हाथ जो है, ठीक है, हाथ को मैं एज अ बॉडी पार्ट एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। हम अपने हाथ को, अभी वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे है, ठीक है, नीचे ऐसी। अब हम उसको जो है लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की साइड, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। हाथ नीचे था, नीचे से ऊपर गया। बॉडी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होना क्या होता है? मूवमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे कि मूवमेंट क्या है? इनवॉल्यूंटरी भी हो सकती है और वॉल्यूंटरी भी हो सकती है। इनवॉल्यूंटरी क्या होती है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो मूवमेंट। और वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होती है जो हम अपनी विल से करते हैं। विल जैसे हमारी जो मर्जी से हम अपनी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हाथ पैर हम अपने मूव करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं, अपनी गर्दन घुमाते हैं, तो क्या वो वॉलंटरी मूवमेंट है ना। नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, स्ट्रीमिंग क्या होती है? मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म की, जिसे हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। वो क्या है? एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। और मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटेकल्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं मूवमेंट के। ठीक है, डिटेल में ये सीलिया और फ्लैजिला और टेंटिकल्स वाला भी फिनोमेना हम देखेंगे कि सीलिया की मूवमेंट कहाँ और फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे लोकोमोशन की। लोकोमोशन देखो, मूवमेंट थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, यानी किसी भी पार्ट की, बॉडी पार्ट की डिस्प्लेसमेंट। लोकोमोशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। अब जैसे मैं एक पोजीशन पे खड़ी हूँ, उस पोजीशन को छोड़ के मैं 4 कदम आगे चल रही हूँ, वो हुआ लोकोमोशन। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है? वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे विल से होती है। ऐसा नहीं होता कि लोकोमोशन जो है अपनी खुद से ही हुए जा रही है। अगर मैं चलना नहीं चाह रही तो मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी बॉडी को मूव करके आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है? वॉलंटरी मूवमेंट होती है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। नीड नोट, यहाँ पे नीड नोट आएगा, मैंने वो नोट लिखना शायद मैं भूल गई हूँ, आप इसको नोट कर लें कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नोट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ अदर टाइप्स। ये इस लाइन से, ये जो लाइन है ये समझाना चाह रही है कि जो हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि वो डिफ़र करे उन ऑर्गन से जो और तरीके की मूवमेंट हमारी बॉडी में कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल से ही समझ आएगा, पैरामोशियम है, ठीक है, वो ऐसे इस शेप का पैरामोशियम जो होता है हमारा, उसमें है ना सीलिया होती हैं। ठीक है, सीलिया एक तो मदद करता है पैरामोशियम को अपना फूड कैप्चर करने के लिए। ठीक है, दूसरा सीलिया पैरामोशियम को मूवमेंट में भी मदद करता है, मतलब आगे। तो डुअल फंक्शन सीलिया कर रहा है। और सीलिया का क्या काम है? कि वो आगे लोकोमोशन भी कराता है और दूसरा काम है अपना किसका? फूड अपना इनटेक एनगल्फ भी कराता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर भी हो सकते हैं उन ऑर्गन से जिनसे हम मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रा टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो हाइड्रा पे होते हैं उनका भी यही काम होता है, वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, और दूसरा जो है लोकोमोशन में टेंटिकल्स हाइड्रा की मदद करते हैं। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ये क्या समझाना चाह रहा है? कि जितनी भी लोकोमोशन होती है ना, वो तो मूवमेंट होती हैं। अब मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं दौड़ रही हूँ, मूवमेंट भी हो रही है। लोकोमोशन डिस्प्लेसमेंट होल बॉडी का तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें मूवमेंट भी है। लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब मैं मूवमेंट कर रही हूँ, खाली अपने हाथ को डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, अपने किसी, मेरा बॉडी पार्ट हाथ का एग्जाम्पल है कि हाथ को मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, इसमें लोकोमोशन तो नहीं हुई ना। तो लोकोमोशन तो मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट्स में लोकोमोशन नहीं है। अब बात करेंगे टाइप्स की।
अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर, ये 3 टाइप्स की जो है मूवमेंट होती हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं। अमीबॉइड जो है बाई स्यूडोफोडिया। अमीबॉइड कहाँ होगी? अमीबॉइड से अंदाज़ा लगा लो कि अमीबा में होती है अमीबॉइड मूवमेंट। बाई स्यूडोफोडिया formed by streaming of protoplasm false appendages in अमोनिया नहीं, अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, उनके ना स्यूडोफोडिया होते हैं उनके जो है स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम फोल्स अपेंडेजेस भी कहते हैं, जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से उनमें बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग क्या होती है? मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो उनमें क्या है, वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है अमीबा। नेक्स्ट है ह्यूमंस में बात करें तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट, माइक्रोफाइलामेंट्स जो होते हैं। एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, जो हमारे WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में, वो क्या अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स भी। नेक्स्ट बात करें सिलेरी की, तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है ट्रैकिया और फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंकाइल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ट्रैकिया कैसे? ट्रैकिया हमारी होती है सांस की नली, ठीक है, उसमें सिलेरी मूवमेंट होती है। फेलोपियन ट्यूब की बात करें, वहाँ पे जो ओवरी है, वो ओवरीज जो है मूव करते हैं हमारे सिलेरी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मस्कुलरी मूवमेंट की। बाय कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, ये कैसे जो है मूवमेंट, ये मस्कुलर मतलब मसल से रिलेटेड, मसल्स में कैसे मूवमेंट होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी जब, ठीक है। एग्जांपल है हमारे लिम्स, जैसे हाथ पैर, ये हमारे जोस, जबड़ा, टंग हमारी, ठीक है, टंग में मस्कुलर मूवमेंट होती है एट्सेट्रा। एक और मूवमेंट की बात करते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला से ये होती है हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ होती है उसकी स्विमिंग में ये मदद करते हैं। फ्लैजिला पता है कैसे होता है, मतलब ऐसी पूंछ से निकली होती है, बारह स्पर्म में जो है पूंछ सी होती है एक पीछे टेल, ठीक है, उसमें फ्लैजिलर मूवमेंट होती है ताकि वो ईजिली जो है आगे मूव कर पाए। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम होता है ना, उसमें वाटर करंट को मेंटेन करने का काम किसका है? फ्लैजिलर मूवमेंट। इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स, जैसे यूग्लिना है, उसकी लोकोमोशन में भी फ्लैजिलर मूवमेंट ही मदद करता है। अब अपने हम मेन टॉपिक मसल्स पे आते हैं। मसल्स क्या है कि मीजोडर्मल ओरिजन है इसका। मीजोडर्मल ओरिजन मतलब मीजोडर्मल क्या है? मसल से रिलेटेड, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगी कि जहाँ पे मसल्स नहीं होती वो है हमारी जगह आइज़ में। आइज़ का जो पार्ट है, एक आइरिस होता है और एक सिलरी बॉडी होती है, आई में होती है हमारे, और बस ये एक्टोडर्मल होती है, बाकी जो मसल्स का ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखना है। सैक्रोलॉजी या मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स को कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 होती है हमारी बॉडी में, 639 टोटल नंबर ऑफ मसल्स। अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट जो हमारी बॉडी में होता है वो मसल्स से होता है, ठीक है। मसल्स का जो है 40 बॉडी वेट जो है मसल्स 40 to 50% ऑक्यूपाई करती हैं हमारी बॉडी में। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मसल्स की, कुछ 4 होती हैं। एक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और एक इलास्टिसिटी। तो पहला बात करेंगे एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है कि मतलब कॉमन प्रॉपर्टी विद, जैसे अब हमारे जो है न्यूरॉन एक्साइटेड होंगे ना तब, ठीक है, तो वो स्टिमुली को रिस्पोंड करेंगे, जिसके वजह से जो है आगे अपनी कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल की वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला तो ये है कि एक्साइटेबिलिटी, कि न्यूरॉन का जो है, न्यूरॉन्स के पास सिग्नल जाएंगे, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, न्यूरॉन जो है रिस्पोंड करेंगे उस स्टिमुली के, ठीक है, एक्साइटेड हो जाएंगे वो। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी से समझ ही सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्सफुली शॉर्टन, मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना। मूवमेंट तो तभी होगी ना जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी होता है टू स्ट्रेच। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक बार जो है एक्सटेंड हुई, ठीक है, एक मोमेंट यही तो होती है ऐसे। इलास्टिसिटी की बात करें कि वो अपने वापस ओरिजिनल लेंथ में आ जाए जैसी वो पहले थी, ठीक है, टू बाउंस बैक टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल की। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं मसल के। 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, विसरल या स्मूथ और कार्डिक, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं। अब स्ट्राइटेड क्या होता है? स्ट्राइटेड होता है कि इनमें स्ट्राइशंस शो होती हैं, मतलब लाइट और डार्क बैंड की स्ट्राइशंस, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जेब्रा होता है हमारा, जेब्रा
वो क्या होता है, वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है उसकी बॉडी पे, ठीक है। वो स्ट्राइटेड ही तो एक जो है उसकी बॉडी स्ट्राइशंस शो करती है ना, तो ऐसे ही हमारी स्केलेटल मसल्स जो होंगी वो स्ट्राइटेड होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे विल पे काम करती है। ब्लड सप्लाई अबंडेंट होता है, मतलब अच्छी मात्रा में होता है। सिलेंड्रिकल होती है, मतलब ऐसे सीधी, और अनब्रांच्ड होती है, मतलब कोई ब्रांच नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पेरिफेरे। मल्टी न्यूक्लिएटेड से क्या मतलब है कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होता है, और पेरिफेरे मतलब कॉर्नर्स पे होता है, ऐसे सेंटर में ऐसे कहीं कहीं नहीं होता, मतलब ऐसे साइड में होता है बिल्कुल, ठीक है। पेरिफेरे कॉर्नर्स पे। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होती है। आप देखो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होगी, ब्लड सप्लाई भी अबंडेंट होगी, ठीक है। उसके बाद फेटिक की बात करें, आप देखो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा, तो क्या होगा, फेटिक भी इजिली हो जाएगा। कंट्रोल सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसे कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है लिम्ब, टंग, आईलिड। देखो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होंगी ना, वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करेगा, जबकि इनवॉलेंट्री जो होती है, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ना, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आता है, वो उसे तो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में जो है हम पढ़ते हैं, जो इनवॉलेंट्री होगी वो हमेशा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल करेगा, और जो हमारी वॉलेंट्री होती है वो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट बात करें विसरल मसल्स की। विसरल मसल्स की देखो ये होती है अपीयरेंस, ऐसी होती है ये ऐसे, ठीक है। बीच में एक सेंट्रल जो है न्यूक्लियस होता है। तो इसकी अगर अब हम सिग्निफिकेंट क्वालिटीज़ की बात करें तो वो है कंट्रोल बाय एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। विसरल जो हमारी विसरल या उसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती है। अभी हमने पढ़ा जो हमारी स्केलेटल मसल्स थी स्ट्राइशंस शो कर रही थी, स्ट्राइटेड थी। स्मूथ मसल्स जो होंगी वो नॉन स्ट्राइटेड होगी, कोई उनमें स्ट्राइशंस नहीं होती, कोई लाइट डार्क बैंड का कॉम्बिनेशन नहीं होता। स्पाइंडल शेप होती है। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म ये होता है, देखो आप दोनों कॉर्नर्स पे एंड्स पे ये देख पा रहे होंगे, ये देखो, ठीक है। उसके बाद इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा, तो क्या मतलब है कि इनवॉलेंट्री होगा, मतलब हमारी विल से ये मसल काम नहीं करती, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम होगी, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है। फेटीग, कभी फेटीग नहीं होती। कभी आप देखो अगर जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो अपना काम करता रहता है, ठीक है। ट्रैकिया अपना काम करती रहती है, स्मूथ मसल्स होती है, क्या हमें कभी मतलब कभी वो थकती हैं कि भाई अब चलो अब रहने देते हैं, थक गए हैं, अब काम नहीं होगा, अब बंद कर देते हैं काम, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, ठीक है, वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड नहीं, सॉरी, वो अपनी सिलरी बॉडी होती है आई में, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो है अब देखो इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन, ये जो हमारे होलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, इनकी इनर वॉल है वो बनती है विसरल और स्मूथ मसल से। जैसे अपना देखो ये एग्जांपल रिप्रोडक्टिव, सॉरी लगता है मैंने ऐसे ही कुछ, हाँ ठीक है, ये हमारा ट्रैक्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो हमारा होता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, आइरिस आई में होती है, सिलिरी और सिलरी बॉडी एट्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डिक मसल्स की। ये अगेन स्ट्राइशंस शो करती हैं, स्ट्राइटेड होती है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होती है, मतलब स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अच्छी खासी। अब हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट क्या है, हार्ट क्या है हमारा, कार्डियो, उसको हमें साइंटिफिक नाम हार्ट का कार्डियो होता है, तो मतलब उसमें कार्डिक मसल्स का वो बना होता है, तो वो कितनी जल्दी, मतलब 1 मिनट में इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है वो, ठीक है। 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट हमारा होता है, तो कितना फास्ट है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रैपिड है, तो यानी ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होगी। इनवॉलंटरी होता है, हमारे कहने पर दिल कभी नहीं धड़कता, अपनी मर्जी से खुद से ही चला रहता है। स्ट्राइटेड होता है, ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है ये, ठीक है। हमारा पहला जो स्केलेटन था वो अनब्रांच्ड था। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ड्यू टू इंटरकैलेटेड डिस्क। यूनिन्यूक्लिएटेड से मतलब है कि एक न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कि जो 2 मसल फाइबर को सेपरेट करे ना, ठीक है। जैसे एक ऊपर मसल फाइबर हो गया, यहाँ एक नीचे मसल फाइबर है, अब इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है उसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी फटीग नहीं होती, हमारा हार्ट कभी भी नहीं थकता, ठीक है, वो कंटिन्यूसली अपना ब्लड सप्लाई करता रहता है, ठीक है। कंट्रोल बाय सीएनएस और एएनएस दोनों से कंट्रोल होता है। मसल ऑफ हार्ट जैसे हमारी होती हैं,
एग्जाम्पल, अब डिटेल में अगर स्टडी करें स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स की हम बात करते हैं, तो ईच स्केलेटल मसल जो है वो नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल्स उन्हें कहते हैं, उनसे बनी होती है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन कोलेजनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनी है, जिसे हम फेशिया कहते हैं। ठीक है, ईच मसल बंडल जो है मसल फाइबर बनाती है। हर एक मसल बंडल जो है मसल फाइबर बनाती है। अब देखो यहाँ जो मतलब अगर हमें मसल फाइबर क्या है, बिल्कुल इनर एरिया है हमारा, जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम अपना आगे फर्दर नॉलेज गेन कर सकते हैं। उससे पहले जो है हमें कुछ लेयर्स को हटाना, कुछ कवरिंग्स को हटाना पड़ता है। देखो सबसे आउटर कवरिंग होती है एपीमाइसम, एपी के बाद होता है पेरीमाइसम, पेरीमाइसम के बाद होता है एंडोमाइसम। फिर हम जो है एक स्केलेटल मसल फाइबर की स्टडी कर सकते हैं, हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, आप देखो ये डायग्राम देखो, ये है हमारा जो है मसल, स्केलेटल मसल है ये हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, अपना स्केलेटल मसल है। ये मैंने बताया था पेरीफेरी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये देखो कॉर्नर्स में न्यूक्लियस आपको दिख पा रहे होंगे। अब देखो ये स्ट्राइशंस शो भी करता है, मैंने बताया था। ये देखो जो आउटर कवरिंग होती है इसे हम सैक्रोलिमा कहते हैं, और ये अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम मसल के केस में सैक्रोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट बात करिए, देखो एक मायोफिब्रिल, ये इसे बाहर निकाल के दिखा रखा है कि ये मायोफिब्रिल, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये मायोफिब्रिल होते हैं। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम सैक्रोजोम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सैक्रोजोम। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। ईच मसल फाइबर ये मसल फाइबर है हमारा। ठीक है, पूरा ये सैक्रोलीमा इनकी आउटर कवरिंग होती है, जिसके अंदर सैक्रोप्लाज्मा होता है। मसल फाइबर जो है सिंकिशियम होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मैनी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल के केस में अपना हम इसको सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये पॉइंट बहुत मेजर है। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का। ठीक है, कैल्शियम का हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक थ्योरी पढ़ेंगे, स्लाइडिंग थ्योरी, हम मसल स्लाइडिंग थ्योरी, बहुत मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन। ठीक है, आगे उसकी भी स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फाइलामेंट्स इन सैक्रोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स, जिसे हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। ये हमारे मायोफिब्रिल्स हैं, और ये 2 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। पढ़ेंगे आगे उसको। अब देखो ये एक मैंने मायोफिब्रिल निकाल लिया है, अब इसको हम देखते हैं। ये मायोफिब्रिल ये हमारा है सैक्रोमियर। स्ट्राइशंस है लाइट और डार्क बैंड की, जो हम उसको अरेंजमेंट को सैक्रोमियर कहेंगे। ये हमारा सैक्रोलीमा, अंदर एनक्लोज है सैक्रोप्लाज्मा। ये हमारी मायोफिब्रिल, डार्क बैंड, लाइट बैंड आप देख पा रहे होगे, ये हमारी स्ट्राइशंस हो गई। मायोफिब्रिल 2 प्रकार के प्रोटीन से बनता है, एक्टिन और मायोसिन। अब देखो ये स्ट्राइशंस वाला जो है फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो ब्लैक पेन से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये है हमारी थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट हमारी होती है मायोसिन, और जो हमारी थिन होंगी वो होती है एक्टिन। ठीक है, अब ये देखो ये है हमारी थिक, यहाँ सारी ये अब थिन जो है, थिन फिलामेंट यहाँ से देखना, ये थिक को यहाँ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, यहाँ थिक को ओवरलैप कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये AI बैंड, ये क्या है ये समझो। ये हमारा सबसे पहले ये देखो, ये हमारा जो होता है जेड डिस्क होता है। जो जेड डिस्क जो होता है ना, वो बाइसेक्ट करता है आई बैंड को बाइसेक्ट। ये देखो ये बाइसेक्ट, यहाँ से हमारी आई बैंड जा रही थी, बीच में इसने इस डिस्क ने इसको जो है बाइसेक्ट कर दिया, तो जेड डिस्क वो एरिया होता है। यहाँ पे भी जेड डिस्क ये रहा। H जोन जो हमारा होता है वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती एक्टिन और मायोसिन की। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये एक्टिन, ये मायोसिन, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्टिन या मायोसिन की ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है। यहाँ पे तो ऐसे कंटिन्यूस ये एक्टिन यहाँ चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारा है ए बैंड। ठीक है, ए बैंड जो हमारा होता है वो मायोसिन वाला पोर्शन होता है। देखो ये मायोसिन, यहाँ हमारा आई बैंड होगा जहाँ पे सिर्फ आई बैंड है। ठीक है, अगेन ए बैंड, अगेन आई, अगेन ए, ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही इसकी अरेंजमेंट होती है। पहले आएगा अपना डार्क बैंड, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट, ये ऐसे ही चलेगा, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन। ठीक है,
ये जो पूरा एरिया है इसको आई बैंड से यहाँ तक ये हमारा सेक्रोमियर होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक सेक्रोमियर, ठीक है, डार्क और लाइट। एम लाइन, हाँ एक एम लाइन हम डिस्कस करना भूल गए। एम लाइन हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे हमारी क्या होती है, मायोसिन होती है, थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है सिर्फ, जिसे हम मायोमीसियम भी कहते हैं। जबकि जेड डिस्क की मैं बात करूँ उसे हम एक्टिनिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें एक्टिन प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, यहाँ पे सिर्फ मायोसिन है। तो एम लाइन जेड डिस्क, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। लाइट बैंड को एक्टिन कहते हैं, आई बैंड या आइसोट्रोफिक कहते हैं, डार्क बैंड मायोसिन, ए बैंड या एनाइसोट्रोफिक। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई कितने टोटल जो है आई बैंड है, कितने टोटल ए बैंड है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हम यही अंदाज़ा लगाएंगे, पहले आई बैंड थी, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, लेकिन हम कह देंगे कि भाई ये दो आई बैंड है, एक ए बैंड है, या फिर हम ये कह देंगे हाफ आई बैंड हो गई, हाफ यहाँ दोनों इधर साइड पे हाफ हाफ है, तो वन हाफ हाफ मिला के ये एक हो गया, एक ए बैंड हो गया। ये दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि हाफ हमारी आई बैंड होगी, उसको हम अलग लिखेंगे, हाफ आई बैंड को हम I/2 अलग लिखेंगे, और एक हमारी ए बैंड है प्लस ए करेंगे। तो राइट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, सॉरी फॉर्मूला भी नहीं कहूँगी मैं, इक्वेशन बनेगी, वो I/2 प्लस ए प्लस I/2 बैंड ये बनेगी। सेक्रोमियर जो होती है वो फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। सेक्रोमियर क्या होती है? फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है हमारी मसल्स की। देखो अब ये डायग्राम में डिटेल में देखेंगे। मैंने बताया था यहाँ हमारी क्या है, जेड लाइन है, ये हमारी जेड लाइन है। आई बैंड यहाँ हमारा होगा, ठीक है। आई बैंड क्या था? लाइट फिलामेंट एक्टिन, ठीक है। एम लाइन ये हमारी होगी क्या बीच में, एम लाइन हमारी क्या थी, आपने देखा हो यहाँ जहाँ पे सिर्फ मायोमीसियम था। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, मायोमीसियम थिक फिलामेंट, यहाँ पे हमारे थिन अगेन जेड। और जो एरिया ये जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट होंगी यहाँ से यहाँ तक, उसको हम अपना एच जोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब देखो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट, अब ये स्लाइडिंग थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं मायोसिन ओवर मायोसिन, ठीक है। हमेशा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ओवर स्लाइड करेंगे। लेंथ जो है सेम रहती है। एच जोन विल डिसअपियर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा एच जोन जिसे हम हेंसन जोन भी कहते हैं वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब इनिशियली तो वो अपना छोटा होता रहता है, एट द एंड वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। अब देखो कैसे, एच जोन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, एक्टिन फिलामेंट जो होंगे वो मायोसिन के ओवर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। एक्टिन है, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब ये मतलब इसके ऊपर बिल्कुल जो है ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एच जोन होगा वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा ना बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एच जोन डिसअपियर। ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड हमारा मायोसिन सेम रहेगा। अब देखो अगर मैं कोई भी सरफेस मेरे पास रखा है, कोई भी चीज़ है, मैं उसके ऊपर अपने हाथ को जो है स्लाइड करा रही हूँ, तो मेरा ही तो हाथ मूव कर रहा है ना, तो उस सरफेस एरिया को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना उसको वो आगे जा रहा, ना पीछे जा रहा, ना लेंथ चेंज हो रही, ना ज़्यादा हो रही, कम, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही काम हुआ है कि एक्टिन ही तो मायोसिन के ओवर स्लाइड कर रहा है ना, तो मायोसिन का जो है लेंथ वो सेम रहेगी, आई बैंड रिड्यूस हो गया। अब मैं जो हूँ, मतलब मेरा हाथ मान लो, ठीक है, मैं स्लाइड कर रही हूँ अपने हाथ को, तो मेरा हाथ क्या होगा, एक पॉइंट पे जो है मतलब खैर मेरे हाथ की तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन आई बैंड क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। मतलब चेंजेस तो आते हैं, ठीक है, जो स्लाइड करेगा उसके चेंजेस तो आएंगे लेंथ में। तो आई बैंड के साथ क्या हो गया, उसकी लेंथ कम हो गई। सेक्रोमियर का साइज रिड्यूस हो जाता है। सेक्रोमियर क्या था हमारा, ये पूरा था। सेक्रोमियर का साइज क्या, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या मतलब साइज ही तो कम हो रहा है ना। और सेक्रोमियर तो पूरी हमारी वो जो है एक अरेंजमेंट है, तो उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। थिन जो जेड लाइन जो है वो हमारी थिन होती है, हमें पता है। एक्टिन फिलामेंट होते हैं। थिकर जो हमारी एम लाइन होती है, मियोमाइसिन की बनी होती है, जो हमारी थिक फिलामेंट होता है। अब दोनों प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे। एक हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिन प्रोटीन का। अब देखो ये हमारे जी एक्टिन, ठीक है, जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन है। इन एक्टिन के ऊपर जो है ये एक मायोसिन बाइंडिंग साइट लगी होती है। अब एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा तो अब भाई कहीं स्पेस होगा, कहीं कुछ होगा, तभी तो वो स्लाइड करेगा ना। तो ये जी एक्टिन होते हैं, ग्लोबुलर मोनोमर होते हैं। ये पोलिमराइजेशन के बाद ऐसे कुछ अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये मेरे से प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पाया,
एनसीईआरटी की बुक में ये देखो, ये नीचे फिर भी ठीक है, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ बनता है। तो 2F एक्टिन फिलामेंटियस एक्टिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, और ये देखो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट यहाँ पर भी है। अब यहाँ देखो ये हमारी 2 फिलामेंटियस जो है एक्टिन बन गई। एक्टिन ये अपना बाइंडिंग साइट हो गई है, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब ये जो ऊपर होती है ना, ये रेड रेड से जो मैंने दिखा रखा है, ये हमारी ट्रोपोमायोसिन होती है। अब ट्रोपोमायोसिन क्या होती है? मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ये जो हमारी ट्रोपोनिन, देखो इससे पहले आप ट्रोपोनिन देखो, ट्रोपोनिन क्या है? मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन और एक्टिव। ये जो हमारी ट्रोपोनिन होती है ना, ये मास्क करती है हमारी एक्टिव बाइंडिंग साइट को, ठीक है, एक्टिव बाइंडिंग साइट को ये मतलब ढके रखती है। जो मायोसिन की एक्टिन के ऊपर फिलामेंट होती है, उस एक्टिव बाइंडिंग साइट को ये ढके रखती है। और जो फिर ट्रोपोमायोसिन क्या होती है? मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के लिए, ठीक है, ये जो हमारी होती है। अब देखो जब ये क्या करेगा, ट्रोपोनिन जो है टीपीसी, टीपीआई और टीपीटी, 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को जो है का वो क्या मतलब क्या कहेंगे हम इसको, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेसिकली ट्रोपोनिन, ठीक है। टीपीसी का हम मेजर यही पढ़ेंगे। ये जो कैल्शियम वाला ट्रोपोनिन होता है ना, जो ये सिक्रीट करता है कैल्शियम, जब कैल्शियम को ट्रोपोनिन सिक्रीट करेगा तो ये यहाँ से हट जाएगा अपनी जगह से, जो फिर क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसके लिए उसको स्पेस देगा। वहाँ से जो हमारा एक्टिन है वो जो हमारी बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर जाके बाइंडिंग करेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ से हमारी स्लाइडिंग जो थ्योरी है वो चालू होती है। बात करें मायोसिन की, हमारा मायोसिन है, या अगेन मेरे से डायग्राम अच्छे से नहीं बना तो, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल कर बैठे हैं, उसमें बहुत अच्छे से बेहतरीन डायग्राम बना रखा है। ये हमारी टेल होती है, ठीक है, जिसे हम लाइट मियोमायोसिन भी कहते हैं। ये हमारा हेड है, ठीक है, हैवी मियोमायोसिन जिसे हम कहते हैं। ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, क्रॉस आर्म इसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो मैंने बताया था हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ये हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। अब देखो कोई भी चीज़ हो रही है, अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो अब उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट का भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, एटीपीज एंजाइम होते हैं जो क्या नीड कैल्शियम मैग्नीशियम फॉर एक्टिवेशन। एटीपीज एंजाइम को कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है एक्टिव होने के लिए, जो फिर क्या करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट पे जाके काम करेगा, जिससे फिर हमारी बाइंडिंग जो है वो हो पाएगी मायोसिन एक्टिन की मायोसिन के ऊपर, ठीक है। देखो मायोसिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, और एचएचएम जो हैवी मियोमायोसिन जो ये है हमारा हेड वाला पोर्शन, ये प्रोजेक्ट आउटवर्ड बाहर की साइड निकला होता है ये, ठीक है। जब हम मतलब और अगर कोई डायग्राम देखे कॉम्प्लेक्स सा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम हम इनके देखेंगे, आप देखोगे एचएमएम जो होंगे वो बाहर की साइड आउटवर्ड की प्रोजेक्टेड होंगे, ठीक है। स्टेप्स की बात करेंगे अब। देखो जो हमारी ये स्लाइडिंग थ्योरी है ना, मसल स्लाइडिंग थ्योरी, इसको जो है हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम पहले स्टेप्स में देखेंगे, ठीक है। स्टेप से समझते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, इनिशिएटेड होगी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि एक वोलेंटाइल फिनोमेना है। सीएनएस इसको इनिशिएट करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। देखो सीएनएस ने मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर दिया, उसके बाद हमारा जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स को रिलीज़ करते हैं। न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन हमारे जो है सीएनएस में ही होते हैं, जो न्यूरॉन्स को रिलीज़ करते हैं, और न्यूरॉन का नाम है एसिटोकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर ACH से, जिसको मैं आगे डिनोट करूँगी। रिलीज़ हो गया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब वो जो ACH वो जो है बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड होगा। उसके बाद जो बाइंड करेगा किससे, जो सैक्रोलीमा था। अब हमारी मसल्स का तो मैंने वो अपने मसल का तो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, सबसे आउटर कवरिंग सैक्रोलीमा थी। सैक्रोलीमा के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, तो फिर जो वो न्यूरॉन हमारा रिलीज़ हुआ है ACH, वो किसके वो जो सैक्रोलीमा के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं उसके ऊपर आके बाइंड कर लेगा। बाइंड हो गया तो सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से मतलब सोडियम जो है वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर अब
अब जा सकेगा, मतलब वो उसके अंदर मूवमेंट करेगा, परमिएबल हो जाएगी हमारी मेम्ब्रेन Na पॉजिटिव आयंस चैनल के लिए, ठीक है, खुल गई, सोडियम आ गया अंदर, एक्शन पोटेंशियल चालू हो गया, जिसकी वजह से सैक्रोलिमा पे एक्शन पोटेंशियल चालू हो गया, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल एंटर करेगा सैक्रोप्लाज्म में, क्योंकि सैक्रोलिमा के अंदर क्या था, सैक्रोप्लाज्म थ्रू टी ट्यूब्यूल्स, ऐसे टी ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, उसके थ्रू एंटर कर जाएगा सैक्रोप्लाज्म में, डन। एक्शन पोटेंशियल जो है ट्रिगर करेगा, क्यों ट्रिगर करेगा, कैल्शियम के रिलीज़ के लिए, ठीक है, कैल्शियम के रिलीज़ के लिए वो जो है ट्रिगर करेगा, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर करेगा कैल्शियम रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हमारा आया कैल्शियम आयन कंबाइन विथ ट्रोपोनिन, उसके बाद कैल्शियम आयन रिलीज़ हो गए, ठीक है। कहाँ से, हाँ, सबसे पहले कैल्शियम आयन को ट्रिगर कर रहा है कि कहाँ से रिलीज़ करे, जो हमारी सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, मैंने बताया था, हाँ, SR, जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वो क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर करेगा एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था कि तुम कैल्शियम को रिलीज़ कराओ, क्योंकि कैल्शियम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि कैल्शियम, आप देखो इसका पता चलेगा कि कैल्शियम का क्या मेजर रोल है। कैल्शियम आयन कंबाइन करेगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन जो मैंने बताया था किसके, हमारे एक्टिन के ऊपर लगे हुए ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन जो एक्टिन एक्टिव बाइंडिंग साइट को क्या है, मास्क कवर करे रख रहा था, एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन करेगा, जिसके वजह से जो ट्रोपोनिन के ऊपर TC अपने उसके ऊपर कैल्शियम के रिसेप्टर लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो जो है उसको हटा देगा, अनमास्क कर देगा एक्टिव बाइंडिंग साइट को फॉर मायोसिन, जिससे फिर क्या है एक्टिन के ऊपर मायोसिन एक्ट कर पाएगी, क्रॉस ब्रिज साइकिल चालू हो जाएगी, जो हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाली साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे स्टेप से जो है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब अगर NCERT के हिसाब से थोड़ा सा सिंपलर लैंग्वेज में बताऊं, तो जो हमारी NCERT में डायग्राम दे रखा है 307 पेज पे, ठीक है, उसी के मैंने 4 पॉइंट ऐसे लिखे हैं कि पहला पॉइंट है इसमें कि उसमें आप देख पा रहे हो कि एक्टिन फिलामेंट है और नीचे मायोसिन फिलामेंट है, दो हैं, तो उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन होगा मायोसिन हेड का, ठीक है, मायोसिन हेड का जो है एक्टिवेशन होता है, क्योंकि एक्टिवेशन हेड, मायोसिन के हेड पे क्या लगे होते हैं, ATPs एक्टिवेशन साइट होती है, और क्या होती है हमारी दूसरी बाइंडिंग एक्टिव साइट। तो वो क्या होगा, पहले मायोसिन का हेड एक्टिव होगा, जिसके बाद फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या होगी हमारी स्लाइडिंग, पुलिंग या रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है, देन क्या होगी हमारी डिटैचमेंट हो जाएगी। ये 4 प्रोसेस हमारे होते हैं। मोटर यूनिट क्या होती है, कुछ 1-2 टर्म है ये समझो। मोटर यूनिट क्या होती है, मोटर यूनिट होती है मोटर न्यूरॉन कनेक्शन, एक मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन एक से ज़्यादा मसल फाइबर के साथ होना मोटर यूनिट कहलाता है, ठीक है। एक मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन एक से ज़्यादा मसल फाइबर के साथ होगा तो उसे हम मोटर यूनिट कहते हैं। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सैक्रोलिमा, जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलिमा के बीच का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट कहलाता है। फ्लो चार्ट से एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन CNS ने इनिशिएट कराई, रिलीज हुआ एसिटिकोलाइन, हमारा जो ट्रांसमीटर था न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया सैक्रोलिमा पे, उसने ट्रिगर किया रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर कैल्शियम ने ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग किया, अनमास्क किया ABS को यानी एक्टिव बाइंडिंग साइट को, एक्टिन फॉर मायोसिन के लिए। मायोसिन हेड बाइंड किया एक्टिन के साथ, मायोसिन का जो हेड था उसने एक्टिन के साथ बाइंडिंग किया। मायोसिन हेड एग्जीक्यूट पावर स्ट्रोक, फिर मायोसिन हेड, अब देखो भाई किसी चीज़ की बाइंडिंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, एक्शन बाय रिएक्शन तो होगा। रिएक्शन क्या हुआ कि मायोसिन हेड ने एग्जीक्यूट किया पावर स्ट्रोक, जिसे हम स्लाइडिंग, रोटेशन या पुलिंग भी कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, AF स्लाइड सेंटर ऑफ सैक्रोमियर, जो हमारी ये अपनी जो हमारी एक्टिव फिलामेंट है वो स्लाइड हुई, जिसकी वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ सैक्रोमियर पे उसका इफेक्ट पड़ा, यानी वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुई तो क्या हुआ, सिग्नल फ्रॉम CNS स्टॉप्स कैल्शियम आर पम्प्ड बैक इनटू आर। फिर क्या हुआ, दोबारा से अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन भी तो होना है, तो फिर CNS सिग्नल फ्रॉम CNS, जो सिग्नल आ रहा था CNS से वो स्टॉप हुआ, कैल्शियम का जो रिलीज हो रहा था वो पंप बैक हुआ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस, ठीक है। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम का जो है पंप बंद किया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, उसने दोबारा से बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन ने उसको मास्क कर दिया, फाइलामेंट्स अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी रिलैक्सेशन स्टेट में आ गए,
ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स में डिफरेंट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। रेड फाइबर्स में मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है, ठीक है, तो रेड से रेड आप याद रखना, मायोग्लोबिन इसमें ज़्यादा होता है। देखो जो इसमें होगा उसका अपोजिट वाइट फाइबर्स में होगा, ठीक है। मायोग्लोबिन इसमें ज़्यादा, तो मायोग्लोबिन का उसमें कंसंट्रेशन इसमें कम, क्योंकि वाइट फाइबर से कलरलेस होती है, रेड पिगमेंट का कोई काम नहीं, जबकि रेड फाइबर्स में रेड कलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होगा ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगा। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, इसमें ब्लड सप्लाई कम होगी। अब रेड पिगमेंट है, मायोग्लोबिन है ज़्यादा, तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एसआर सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा, ठीक है, इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। ये पॉइंट मैंने स्टार लगाया क्योंकि ये आप याद रखना। कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है रेड फाइबर्स में, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। एटीपी प्रोडक्शन डिपेंड करेगी एरोबिक पे, अब ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रही है इसकी एटीपी प्रोडक्शन। ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा ही, तो मायोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा, तो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा, ऑक्सीजन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी और लंबे समय के लिए होगी। लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि एक एरोबिक प्रोसेस है, तो फेटिक भी नहीं होती इस केस में। जैसे मैराथन रनर्स जो हमारे होते हैं वो 15 से 20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं बिना थके, ठीक है, एक ही बार में, जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो जल्दी होती है लेकिन कम पीरियड के लिए होती है। एटीपी के लिए एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, फेटिक भी होता है। अब देखो स्प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, एक बार में मतलब अपनी 50 मीटर की जब स्प्रिंट मारते हैं तो उसके बाद आप देखोगे कि उनमें अब उनको दोबारा बोलेंगे ना कि एक और स्प्रिंट आप मार दो, तो नहीं मार सकते क्योंकि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई होती है तब तक। अब देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन का एक मतलब एक पॉइंट तक ही होती है, ठीक है, एक अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद उससे ऊपर अगर बॉडी कंटिन्यूसली काम कर रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होकर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगती है, तो वाइट फाइबर्स में वही होता है। और इसमें रेड फाइबर में हमारा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है जो कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, जबकि इसमें जो है एसआर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अब कुछ एक दो डिसऑर्डर जो है मसल्स, स्केलेटन मसल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मायस्थीनिया ग्रेविस होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, मतलब ऑटो इम्यून होती है जो मतलब जैसे मेरी इम्यूनिटी है, जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो मेरे खुद के सेल्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब सेल्फ और फॉरेन सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और वो मेरे खुद के सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देता है और उनको मार देता है, तो वो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था जो रिलीज कर रहा था हमारे एसिटिल्कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर को, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिटीग, वीकनेस या फिर पैरालिसिस जिसे हम लकवा कहते हैं स्केलेटल सिस्टम में, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। बात करें मस्कुलर डायस्ट्रोफी की, तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल। पहले तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारी ऊपर थी ये हमारे क्या थी अपने मास्थेनिया ग्रेविस हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थी, जबकि मस्कुलर डायस्ट्रोफी जेनेटिक है, ठीक है। इसमें एक डायस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी के केस में एब्सेंट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जबकि डायस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारा तो प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल की डीजनरेशन होने लगती है। अब डायस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है, जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन था वही नहीं होगा तो क्या होगा, स्केलेटल मसल की डीजनरेशन होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एक होता है हमारे टेटनी, तो ये क्या होता है रैपिड स्पैम। सब जैसे हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई नस पे नस चढ़ गई, ठीक है, वो हमारे स्पैम्स होते हैं, ठीक है, वो तो चलो रैंडम स्पैम्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं। रैपिड स्टैम्स यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स में बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को टेटनी कहते हैं। वो कैल्शियम की बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम के कारण होता है। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, 206 बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन में, ठीक है। 2 टाइप्स की बोन होती है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है वो 80 बोन्स कंसिस्ट करती है, एपेंडिकुलर 126 बोन। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में जो हमारी बोन्स आती है कौन सी है, रिब्स हमारी 24 होती है, ठीक है, 12 ऑन लेटरल साइड, ईच लेटरल साइड, तो कितने हो गए 24। स्टर्नम हमारा एक होता है, ठीक है, मिड में। स्कल में हमारे 29 बोन्स होते हैं, जबकि वर्टिब्री हमारी जो होती है पीछे, ठीक है, वो कितनी होती है हमारी 26 बोन्स, तो ये टोटल मिला के हमारी 80 हो जाती है। एपेंडिकुलर की बात करें तो गिर्डल होते हैं हमारे, ठीक है, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और 2 कोक्सियल बोन्स, ठीक है, ये 6 हमारी गिर्डल बोन्स होती हैं। और जो हमारे हिंड लिम्स, लोअर और अपर लिम्स जो होते हैं ना हमारे, वो सारे लिम्स मिलाकर 120 होते हैं। अब एक एक को डिटेल में समझते हैं।
पहले बात तो आप एक स्यूचर में एक दो बार आगे वर्ड यूज़ करूँगी, उसका मतलब समझे। वो इमूवेबल जॉइंट होता है हमारा जो स्कल होता है ना, उसमें जितनी भी बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है वो सूचर जॉइंट से अटैच होती है, मतलब इमूवेबल जॉइंट होते हैं वो बीच में। स्कल जो है 29 बोन्स होती है स्केल्टन में। स्कल स्केल्टन बनता है हमारी स्कल बोन से और एसोसिएटेड स्कल बोन से। कैसे? स्कल बोन्स हमारी 22 होती हैं और एसोसिएटेड स्कल बोन्स हमारी 7 होती है, मिलाकर हो गए 29, जिससे हमारा स्कल स्केल्टन बनता है 22 + 7। अब देखो स्कल बोन्स हमारी होती हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है, जो 8 होती है और फेशियल 14। स्कल बोन हमारे ऊपर जो है ये क्रेनियल बोन जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करती है ना, आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग, वो क्रेनियल बोन की होती है जो 8 होती है। फेशियल बोन्स जो होती है हमारी वो 14 होती हैं। टोटल 22 होती है। एसोसिएटेड 7 होती है। एक हायोइड बोन होती है। एक ईयर ओसिकल्स की में जो हमारी बोन्स है वो 6 होती हैं, तो ये हो गई 7। क्रेनियल बोन्स की बात करें, क्रेनियल बोन्स फ्रंटल जो हमारा माथा ऊपर ये माथा होता है ना, ये फ्रंटल बोन होती है जो एक होती है। माथे से ऊपर चले हम तो यहाँ ऊपर की साइड हमारा पेरिएटल डायग्राम खोले रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में। पेरिएटल होती है, 2 बोन्स होती है। इसमें जो हमारी बुक में है एक ही दिख रही है हमें, लेकिन सूचर के थ्रू ये पेरिएटल बोन जुड़ी होती हैं और 2 होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल बोन पेरिएटल के पीछे, ठीक है, पेरिएटल के ये हमारे लेटरल साइड पे होती है, ठीक है, कान के इधर ऊपर की साइड। तो टेम्पोरल भी हमारी 2 होती हैं। ओकिपिटल हमारी 1 होती है, ठीक है, जो लोअर हेड में हमारी प्रेजेंट होती है। अब देखो इथमोइड 1 होती है, स्फिनोइड भी 1 होती है। ये इथमोइड और स्फिनोइड जो क्रेनियम का बेस होता है ना, क्रेनियम के बेस पे प्रेजेंट होती है। स्फिनोइड जो हमारी होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है। इस डायग्राम से देखो, ये जो है हमारा स्फिनोइड है, ठीक है, 1 होती है बटरफ्लाई शेप की। यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 होते हैं, एक एंटीरियर और एक पिट्यूटरी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। उनके बीच में दोनों के, ठीक है, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे इसके बीच का, पिट्यूटरी ग्लैंड और स्फिनोइड के बीच का जो हमारा एरिया होता है उसे हम सेला ट्रुसिका कहते हैं, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है कि स्फिनोइड के जो है ऊपर वाले साइड पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब बात करें ओकिपिटल कोंडाइल क्या होता है। ये फॉर्म जॉइंट विद C1। हमारी जो सर्विकल बोन, सर्वाइकल वाला एरिया होता है, सर्विकल यहाँ से वर्टिब्री, सर्विकल वर्टिब्री होती है, सबसे पहली जो होती है वो एटलस नाम होता है उसका, ठीक है। ओकिपिटल कोंडाइल से हमारी जो है ये यहाँ से वर्टिब्री स्टार्ट होती है, तो ये जॉइंट बनाती है C1 के साथ ओकिपिटल कोंडाइल, ठीक है। फोरामेन मैग्नू, फोरामेन मैग्नू क्या होती है, स्पाइनल कोड अमर्ज। फोरामेन मैग्नू से क्या है, हमारी स्पाइनल कोड अमर्ज होती है। देखो हमारी वर्टिब्री है पूरा पीछे का हमारा कितनी बोन्स है वर्टिब्री में, ठीक है। तो वो जितनी भी हमारी बोन्स हैं वहाँ उनके बीच में स्पाइनल कोड होती है, हमें पता है। स्पाइनल कोड जहाँ से एमर्ज होती है फोरामेन मैग्नूस एरिया को हम कहते हैं डायकोंडेलिक स्कल। हमारा डायकोंडेलिक स्कल होता है, ठीक है, ह्यूमन्स और एम्फीबियंस में। कैसे? क्योंकि हमारे पास 2 ओकिपिटल कोंडाइल्स होती हैं, ठीक है, इस वजह से हमारा क्या है, डायकोंडेलिक स्कल है। बात करें फेशियल बोन्स की जो कि 14 होती हैं। नेसल हमारी नाक की 2, इन्फीरियर नेसल कोन का उससे पीछे 2, वोमर हमारा 1 होती है, लैक्रिमल 2 होती है जिसे हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, हमारे आँखों की यहाँ इधर प्रेजेंट होती है। जाइगोमेटिक 2 होती है, चिक बोन जिसे हम कहते हैं। मैंडिबल हमारा लोअर जो, ठीक है, नीचे का जबड़े का हिस्सा। मैग्जिला हमारा ऊपर का जो का हिस्सा जो कि 2 होती हैं, और पैलेटिन हमारी होती हैं 2, ठीक है। नेजल, इंफीरियर नेसल कोन का, वोमर, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, मैग्जिला, पैलेटाइन, डन। मैंडिबल की बात करें, लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस होती है मैंडिबल, हमारी स्ट्रोंगेस्ट बोन भी होती है, ठीक है। सिर्फ ये मूवेबल बोन यही होती है हमारे जो है स्कल में, एक्सेप्ट ईयर ओसिकल्स को छोड़कर अगर बात करें तो मैंडिबल मूवेबल होती है, स्ट्रोंगेस्ट होती है, लार्जेस्ट भी है। और लोअर जो अटैच टू क्रेनियम, ये मैंडिबल जो है हमारे लोअर जो को क्रेनियम से अटैच करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन, क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन। बात करें हायोइड बोन की, जो एसोसिएटेड स्कल बोन का पहली बोन है हायोइड बोन, एक
ठीक है। एक होती है सिंगल यू शेप की होती है, ठीक है। बेस ऑफ बक्कल कैविटी, हमारे जो बेस ऑफ बक्कल कैविटी, मुंह खोलेंगे तो उसके बेस में जो हमें बेस का एरिया होता है वहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट होती है, यू शेप की होती है। नोन एज टंग बोन, इसे हम टंग बोन भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है लोअर जो और हमारे लैरिंग्स के बीच में। डजंट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ, इसका जो सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि ये आर्टिकुलेट मतलब जॉइंट नहीं बनाती किसी भी दूसरी बोन के साथ एक्सियल स्केलेटन के। प्रोवाइड इंसर्शन टू सम ऑफ द टंग मसल्स, टंग मसल जो हमारी कुछ होती हैं उनको इंसर्शन प्रोवाइड कराती है। ईयर ओसिकल्स की बात करें 6 होती हैं। एक्सटर्नल से इंटीरियर की तरफ अगर आपसे पूछ ले ऑर्डर तो ये होता है, पहले मेलियस होता है, ठीक है। उसके बाद इनकस होती है हमारी, फिर आती है हमारी स्टेपिस, MIS। 3 टीनी ईयर ओसिकल्स होती हैं ईच मिडल ईयर में। तो कितनी हो गई टोटल? 6 हो गई, 2 कान है हमारे, ठीक है। मेलियस जो होती है मॉडिफिकेशन, देखो हमारी जो ये 3 टीनी ईयर ओसिकल्स है ना, ये मॉडिफिकेशन से बने। देखो जो पहले बहुत साल पहले हमारे जो है ये बोन्स होती थी, आर्टिकुलर बोन, क्वाड्रेट बोन, हायो मैंडिबुलर बोन, तो इनकी जो मॉडिफिकेशन से हमारे मेलियस, इनकस और स्टेपिस बनी। मेलियस बनी आर्टिकुलर बोन की मॉडिफिकेशन से, इनकस बनी क्वाड्रेट बोन की मॉडिफिकेशन से, स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन जो होती है बॉडी की वो बनी हायो मैंडिबुलर बोन की मॉडिफिकेशन से। लेकिन आज भी ये तीनों बोन्स जो हैं कुछ लोअर जो है हमारे मोस्ट वर्टिब्रेट, लोअर जो ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके लोअर जो हमें पाई जाती हैं, जैसे जोडिस फिश हो गई हमारी। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्री जो इनका पहले हम देखेंगे नाम, ठीक है। हमारी जो पीछे की पूरी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, सबसे पहली हमारी होती है, फिर हम देखेंगे कि फीटस या चिल्ड्रन में वो कितनी है, फिर अडल्ट में, चिल्ड्रन में 33 है, अडल्ट में 26 है। ऐसा डिफरेंट क्यों अभी पता चल जाएगा। सर्वाइकल बोन चालू होती है हम सर्विकल वर्टिब्री से हमारी, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे हमें ओकिपिटल कोंडाइल से अटैच होकर चालू होती है, ठीक है। गर्दन के हिस्से में जो हमारी होती है, आप हाथ लगा के भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो। ये हमारी फीटस में 7 होती है, चिल्ड्रन में भी 7 होती है, और हम अडल्ट में भी 7 ही होती हैं, ठीक है। थोरेसिक की बात करें, सर्वाइकल के बाद हमारा थोरेसिक आता है, वो चिल्ड्रन में भी 12, अडल्ट में भी 12। लुम्बर की बात करें 5 ही चिल्ड्रन में होती है, 5 ही हमारे में होती है। फिर आता है सैक्रल और कोकिगियल जो हमारी होती हैं, बिल्कुल नीचे आप डायग्राम में देखना एनसीईआरटी की बुक में। चिल्ड्रन में तो वो 5 है, लेकिन अडल्ट में जो सैक्रल है वो 1 हो जाती है, वो फ्यूज़ हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो 5 से 1 में फ्यूज़ हो जाती है। कोकिगियल बोन भी सेम 4 होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं 1 में फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वर्टिब्रल कॉलम में, चिल्ड्रन का में अगर फॉर्मूले की बात करें तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल और 4 कोइगल। सेम विद दिस, ठीक है। आपको बस ये नंबर याद रखने और इनकी सीरीज में ही ये याद रखने होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें वर्टिब्री के, एम्फीफ्लेटियन एक टर्म है, बोथ सरफेस और सेंट्रम या बॉडी जिसका फ्लैट हो, मतलब सेंट्रम या बॉडी सरफेस दोनों का जो मतलब फ्लैट होता है, सेंट्रम या बॉडी, ठीक है। वर्टिब्री में ही ये एक हमारा वर्टिब्री जो है ना हमारा, मैं ज़्यादा खोल के तो हमें पढ़ना नहीं है अब देखो, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना उतना ही पढ़ेंगे, बस 1-2 ऊपर नीचे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। सेंट्रम या बॉडी हम कहते हैं वो हमारी वर्टिब्री में प्रेजेंट होती है, उसका सरफेस फ्लैट होता है, उसी को हम एम्फीप्लेटियन कहते हैं। 1 पेयर ऑफ सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलेटर फैकेट होते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर पेयर आर्टिकुलेटर फैकेट के होते हैं, आर्टिकुलेट फैकेट होते हैं जो जॉइंट बनाए, ठीक है, जो वो सरफेस जहाँ पे जॉइंट बन सकते हैं। वर्टिब्रल फोरामेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से पास होती है, ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन पहले भी हमने पढ़ा है, मैंने एक बार पीछे भी ये पॉइंट बताया था, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से पास होती है। इनवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो ये कहते हैं रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब पहले के टाइम में जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, उसकी मॉडिफिकेशन से इनवर्टिब्रल डिस्क ये बनी। एक्ट एज अ कुशन बिटवीन 2 वर्टिब्रे, एक हमारी वर्टिब्रे ऊपर है, एक नीचे है, तो उन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसको हम इनवर्टिब्रल डिस्क होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये कुशन की तरह काम करता है, मतलब ये दोनों वर्टिब्री जो है हमारे उनको ओवरलैप नहीं होने देता, ठीक है। अगर ऐसा होगा हम मूव करेंगे फिर तो वो एक दूसरे से भिड़ती रहेंगी, टकराती रहेंगी, है ना। तो गैप बिटवीन 2 वर्टिब्री इंटरवर्टिब्रल फोरामेन स्पाइनल नर्व एमर्ज। अब यहाँ पे था वर्टिब्रल फोरामेन जैसे स्पाइनल कोड पास हो रही थी, अब स्पाइनल कोड और नर्व में तो फर्क है ना, इनवर्टिब्रल फोरामेन होती है जहाँ से स्पाइनल नर्व इमर्ज होती है, निकलती हैं। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, फाइब्रस पार्ट होता है एनालस फाइब्रोसस,
ठीक है। सर्विकल बोन की बात करें 7 होती है, C1 टू C7। टिपिकल और एटिपिकल दो टाइप्स की होती हैं। टिपिकल 3 से C6 होता है, सिमिलर होती हैं, मतलब ये एटिपिकल होती हैं डिफरेंट। ठीक है, C1 C2 और C7 बस इतना ही याद रखना। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने और समझाने का नहीं है इसमें। बस देखो C1 में क्या है, ओडोंटोइड फोसा होता है हमारा एक। ठीक है, एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट और कॉन्डिलोइड जॉइंट और नोडिंग जॉइंट। अब हमारी एटलस है C1। अब आप गर्दन हिलाओगे ना तो सर्वाइकल बोन 1 एटलस का रोल है उसमें। C2 एक्सिस की बात करें, एटलेंटो एक्सेल और पाइवेट जॉइंट और नो जॉइंट उसे हम कहते हैं। बस आप ये पढ़ लेना। C7 स्पाइनस प्रोसेस इज लार्जेस्ट। हमारी जितनी भी वर्टिब्रे होती है ना, वो देखो ऐसे इस अरेंजमेंट में होती है, लास्ट में ऐसे निकला होता है। तो जिसका ये सबसे पॉइंट जो बड़ा है वो किसका है, हमारा C7 का होता है। नेक्स्ट बात करें थोरेसिक वर्टिब्रे की, जो 12 होती हैं। कोस्टल फैकेट रिब्स आर्टिकुलेट होती हैं, इन पे दोनों साइड पे डेमी फैकेट्स। ठीक है, पेट सुपीरियर और इन्फीरियर दो होती हैं। बाइसिफेलिक रिब्स कहते हैं क्योंकि दो हेड होते हैं हमारे रिब्स के। ठीक है, लुम्बर वर्टिब्रल की बात करें L1 टू L5 5 होती है, मैसिव होती है, लार्जेस्ट साइज वर्टिब्री होती है हमारी लुम्बर। ठीक है, हैवीएस्ट मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे लुम्बर वर्टिब्रे पे पूरी बॉडी का वेट होता है। ठीक है, इसको सपोर्ट करना होता है पूरी बॉडी के वेट को, तो ये मैसिव और लार्जेस्ट साइज होती हैं। बात करें सैक्रम की, सैक्रम लार्ज फ्लैटेंड और ट्राइंगुलर बोन होती है। कोकेक्स की बात करें, रेमिनेंट होते हैं टेल बोन के। पहले के टाइम में टेल बोन हुआ करती थी, मॉडिफिकेशन हुई, कोकेक्स में कन्वर्ट हो गई। स्टर्नम की बात करें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरेक्स, हमारी थोरेसिक कैविटी है, उसके बीच में एक बिल्कुल ये स्टर्नम हमारी होती है, डैगर शेप्ड होती है, फ्लैट बोन, रिब्स से जुड़ती है, रिब्स इससे जुड़ती है। ठीक है, 3 पार्ट की होती है, 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टर्नम के, मैन्यूब्रियम, बॉडी जो मिडल पार्ट मैक्सिमम पार्ट होता है, और एक सीफोइड प्रोसेस। 7 रिब्स आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम के साथ कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक है, 7 रिब्स तो ऐसे ही भाई अपने स्टर्नम से जुड़ती रहेंगी। और R7 जो है 7th रिब है वो हाइलिन कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज जो है हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ती है वो। रिब्स बायोसिफिलिक होती है, बताया मैंने, फ्लैट बोन होती है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, 3 प्रकार की रिब्स होती है। ट्रू रिब्स होती है R1 टू R7, 7 हमारी ट्रू रिब्स होती है, जिसे हम वर्टिब्रोस्टिर्नल रिब्स भी कहते हैं, जो हमारी स्टर्नम से जुड़ती हैं। फॉल्स रिब होती है R8 टू R10, जिसे हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज से जो है जुड़ती हैं हमारी। मतलब कैसे, 7 तो जुड़ गई स्टर्नम से सीधी, 8 9 और 10 जो है ट्रू रिब्स के सारे, मतलब 7th R7 से जुड़ती हैं ये। और फ्लोटिंग R11 और 12 होते हैं वर्टिब्रल रिब्स जिसे कहते हैं, मतलब स्टर्नल एंड आर फ्री। इन ये मतलब नहीं जुड़ती स्टर्नम से, ये नहीं जुड़ती, जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स 2 11 और 12। बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन की, हमने पढ़ लिया था अभी एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें 126 होती है, गिडल्स 6 होती है, लिम्स 120 होते हैं, लिम्स 4 लिम्ब और हिंड लिम्स। ठीक है, 60 होते हैं दोनों। गिडल्स में बात करें पेक्टोरल हमारी 4 बोन होती है। एक तो जो स्कैपुला की होती है, जो हमारी पीछे की साइड होती है, ऐसे ट्रायंगुलर, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। क्लेविकल जो हमारी, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वो 2 होती है, 2 और 2 4 हो गई हमारी। पेल्विक बोन 2, जिसे हम कोग्जा भी कहते हैं, कोग्जा 2। स्कैपुला जो है R2 और R7, मतलब R2 और R7 के बीच में हमारी स्कैपुला प्रेजेंट होती है। और क्लेविकल बोन जो हमारी होती है, जो पीछे की साइड होती है, लॉन्ग एस शेप्ड होती है, एक एंड इसका स्टर्नम से अटैच होता है और दूसरा एक्रोमियन से। ठीक है, अब बात करें कार्पल जो हमारी रिस्ट कलाई की बोन्स होती है, ये हमारी बात हो रही है यहाँ पे लिम्स के बारे में। कार्पल्स ये हमारी 8 होती हैं। मेटाकार्पल जो हमारी हथेली में हड्डियाँ होती है वो 5 होती है, 5 उंगलियाँ 5 हड्डियाँ। फेलेंजिस जो हम देखो, ये फेलेंजिस डिजिट्स जो बनी होती है ना हमारी उंगलियों में, वो होती हैं 14। अब आप सोचोगे 15 क्यों नहीं होती भाई, हर एक उंगली में 3 होती है, तो अंगूठे में 2 होती हैं, 3 नहीं होती। ठीक है, 2 ही होती, ये टोटल हो गई कितनी, 14। फॉर्मूला है 2, 2 अंगूठे की, 3 उंगलियों की। पेल्विक गिर्डल की बात करें, कोक्सल भी जिसे हम कहते हैं, वो 3 से बनती है। इलियम, प्यूबिस, स्कियम, अच्छे से दे रखा है बुक में, वहाँ से मैं अभी भी कह रही हूँ बुक को खोले रखना। एसिटाबुलम जो होता है आर्टिकुलेशन होता है फीमर का। फीमर हमारी होती है थाई बोन, हाई मतलब लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी हमारी फीमर होती है। ठीक है, और हमारा ह्यूमरस होता है हाथ में। उसके बाद बात करें हिंड लिम्स की, फीमर होता है, थाई बोन होती है हमारी, टीबिया और फिबुला 3 हमारी हिंड बोन होती है। फीमर लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। और पेटला और नी कैप जो हमारे फीमर से नीचे अगर हम आए तो वो हमारी पेटला होती है, वहाँ पे जो हमारा जिसको ये
अपना कैप होती है ना, नी कैप, ठीक है, पेटला इसको हम बोलते हैं। लार्जेस्ट सिसेमोइड बोन ये हमारी होती है। बात करें फिबुला की, फाइबुला की और टीबिया की, फैबुला स्मॉलर और थिनर होती है टीबिया के कंपैरिजन में, और जबकि ये दोनों क्या होती है, एंकल को स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। बात करें टार्सल की, एंकल 7 होती है, मेटाटार्सल सोल की बात करें 5 होती है, फेलेंजिस अगेन 14 होती हैं। अब जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स 2-3 टाइप्स के होते हैं हमारे। एक फिक्स्ड मतलब जो मूव नहीं करता, जिसे हम साइन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं, साइन आर्थ्रोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सूचर्स, मैंने आपको पहले बताया था सूचर्स हमारे क्या होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब एक गोम्फोसिस होता है जो हमारे टिथ और सॉकेट जो होता है ना, हमारे जो बोन के बीच में टिथ और सॉकेट होता है। देखो सॉकेट जो बोन जो हमारा होता है उसके ऊपर हमारा टिथ लगा होता है, टिथ एम्बेडेड होता है, उस जॉइंट को हम गोम्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, या फिर जिसमें मतलब हल्की मूवमेंट होती है, एम्फी आर्थ्रोरिसिस भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, जिसमें हमारी जो पीछे इनवर्टिब्रल डिस्क है इसमें बहुत स्लाइट मूवमेंट होती है। पब्लिक सैम्फिसिस, ठीक है, बिटवीन प्यूबिक सैम्फिसिस बिटवीन 2 प्यूबिक बोन्स हमारी होती है, ठीक है। साइनोवियल की बात करें, फ्रीली मूव हो सके, जो डाई आर्थ्रोसिस भी जिसे हम कहते हैं। देखो इसमें फ्रीली मूवमेंट होती है किस लिए, क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जो हमारा जो होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिमोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला हमारे पीछे की साइड होता है बैक में, ठीक है, बिल्कुल अपर साइड ऑफ बैक, ठीक है, और ह्यूमरस हमारा ये हाथ का रीजन डायग्राम में देखना, ठीक है। इन दोनों के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट। अब आप अपने ऐसे कंधे को मूव करते हो, एक एक्सरसाइज भी होती है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे कंधा पूरा मूव हो जाता है ऐसे हाथ रख के, तो उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट होती है। और एक फीमर जो हमारा होता है थाई बोन और एसिटिबुलम ऑफ कोक्सा बोन, उसके बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट की बात करें तो इसमें मतलब जैसे वो दरवाजा नहीं होता, दरवाजा एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है, एक ही प्लेन में, तो ये सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे हमारी एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट या तो हमारी सामने की तरफ होगी या हमारी अंदर की तरफ होगी, ठीक है। नी जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, सभी की हिंज जॉइंट होते हैं। ग्लाइंडिंग जॉइंट की बात करें, एक बोन स्लाइड करेगी दूसरे के ऊपर, जैसे हमारे कार्पल्स में, ठीक है, हमारे टार्सल्स। कॉन्डिलोइड मूवमेंट की बात करें, जॉइंट की बात करें तो हमारी जो एटलस है यानी C1 हमारी सर्विकल बोन पहली, ठीक है, उसमें हमारी कॉन्डलोइड मूवमेंट होती है। ओकिपिटल जो हमारा होता है, ठीक है, ओकिपिटल से ही तो हमारी ये एटलस अटैच वो होती है, अपनी जॉइन होती है। सैडल जॉइंट की बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कार्पल और मेटाकार्पल और थंब, जो हमारे थंब को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, ये सैंडल जॉइंट होता है। पाइवोट जो होती है हमारी एटलस और एक्सिस में होती है, और रेडियस और अल्ना में भी। डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, कुछ हमने ऊपर पढ़े थे, कुछ ये अब यहाँ पढ़ लेते हैं। आर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना। आर्थराइटिस 3 प्रकार की होती है। गाउटी आर्थराइटिस होता है, जो गाउट भी लिखा सकता है। इसमें जो यूरिक एसिड, अगर ब्लड में यूरिक एसिड का जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो हमारे जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये एज रिलेटेड वियर और टियर होता है ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब उम्र के साथ बढ़ता है ये, ठीक है, उम्र के साथ सूजन आना, ठीक है, ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। रिमेटोइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है अगेंस्ट, मतलब जो हमारे बॉडी में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है ये हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन सेल्फ मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा साइनो फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये होता है कैल्शियम मैट्रिक्स के रिमूवल की वजह से, ठीक है। पीटीएच में जो कैल्शियम मैट्रिक्स की रिमूवल हो जाती है पीटीएच के द्वारा, जो हाइपर कैल्शियमिक होता है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है बॉडी में, कैल्शियम का कम हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस में एक रीज़न होता है। बोन मास डिक्रीज हो जाती है, जिसके बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रैक्चर जल्दी से फ्रैक्चर आने लग जाएंगे, मतलब गिरते ही फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और एक रीज़न होता है एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन, जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना मेन्योपॉज के बाद। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, कैसे, मतलब कैल्शियम की कमी जो है बढ़ती उम्र के साथ होती है, ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाए फीमेल्स में, ठीक है, मेनोपॉज के बाद ये देखने को ज़्यादा मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें क्या होगा, जैसे बड़े लोग होते हैं वो गिरते ही उनके जो फ्रैक्चर आ जाता है, ऐसे केस होते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का केस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।